Subscribe to 122 बेसिकली कैसे काम करती है, ये इदारा क्या करता है, कौन सी सर्विसेज लोगों तक पहुंचाता है और कौन कौन सी ऐसी ड्यूटीज़ है जो कम्युनिटी के अंदर रह के हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा इंट्रो लेना चाहूँगा अपने पार्टिसिपेंट्स का, अपने प्यारे बच्चों का। तो काइंडली आपकी तरफ से मैडम थोड़ा सा कुछ ब्रीफिंग अपने इदारे की, ताकि हम आगे बात को मज़ीद कंटिन्यू कर सकें। राइट तो सारे ओके तो ये सारे सेम ग्रुप के हैं। अच्छा बिजी के आए हैं, ये इनके साथ है, आप बिजी से हैं, चलें गुड हो गया, ग्रेट हो गया, इकट्ठे ही हम इसको कर लेंगे। बेसिकली रेस्क्यू 1122 एक इदारा आज से तकरीबन कोई 20 साल पहले इसका जो है वो वजूद अमल में लाया गया। हम देखते थे हमारी कम्युनिटी के अंदर, इस मुल्क के अंदर, कि जब भी कोई हादसा रोनुमा होता था तो हमारे पास कोई भी ऐसा फ्रेमवर्क, कोई ऐसा स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता था जो कि किसी एमरजेंसी सिचुएशन को मैनेज कर पाए और उस दौरान जिन लोगों को नुकसान पहुंचता था उस तक अपनी सर्विसेज पहुंचा पाए। होता क्या था बेसिकली कि जब कोई भी रोड ट्रैफिक हादसा होता था या कोई एक्सीडेंट हो जाता था तो लोग उसको अवॉइड करते थे। उसके लिए सबसे पहले पुलिस को कॉल की जाती थी, पुलिस आती थी तो उसके बाद उस पेशेंट को कहीं ले जाया जाता था हॉस्पिटल के अंदर, और उस पेशेंट को कैरी करने के लिए कोई ऐसी फैसिलिटी भी मौजूद नहीं थी। तो इस ज़रूरत को सामने रखते हुए गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि क्यों ना कोई ऐसा इदारा बनाया जाए कि जब भी कोई हादसा रोनुमा हो तो कोई ऐसा नंबर हो जिसके ऊपर कॉल की जाए और उस हादसे के दौरान कोई ऐसा डिपार्टमेंट, कोई ऐसी सर्विस पहुंचाए जो कि आके फ़ौरन उस पेशेंट को कम से कम हॉस्पिटलाइज़ कर दे, ताकि उसकी जो कीमती जान है उसका ज़िया ना हो पाए। तो उस बैकग्राउंड की तनाजुर में ये इदारा वजूद में आया 2004 में। सबसे पहले हमने लाहौर में इसका जो स्टार्ट किया, कमेंस किया इदारे को, तो हमने सिर्फ 14 एम्बुलेंसेस से स्टार्ट किया, और वो 14 एम्बुलेंसेस भी हमें गवर्नमेंट की तरफ से, हेल्थ सेक्टर की तरफ से दी गई। हमारे पास कोई बिल्डिंग नहीं थी, हमारे पास कोई टीम नहीं थी, हमारे पास कोई ऐसा कोई स्ट्रक्चर मौजूद नहीं था। हमने उन 14 एम्बुलेंसेस को उनसे टेक ओवर किया और गवर्नमेंट की मदद से एक टोल फ्री नंबर हमने डिवाइस किया 1122, ठीक है। और ये हमने रेप्लिकेट किया यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर या यूएसएस के अंदर या बाकी जितने डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके अंदर 911 के नाम से एक टोल फ्री नंबर होता है। जब भी आप किसी इमरजेंसी सिचुएशन को इनकाउंटर करते हैं तो फ़ौरन आप 91122 डायल करते हैं। तो हमने भी उसी मॉडल को रेप्लिकेट किया कि हमारे पास भी कोई एक आसान सा ईजी सा जो मेमोराइज़ भी हो जाए और उस पर कॉल की जाए तो हमें इमरजेंसी सर्विसेज भी पहुंच जाएं। तो 1122 टोल फ्री नंबर बना और वो आज हमारी पहचान है। आज हमारे इदारे का नाम कम लोग जानते हैं, हमें लोग टोल फ्री नंबर से ज़्यादा याद करते हैं। जब भी आप कभी सुनेंगे तो लोग कहेंगे 1122। तो बेसिकली एक टोल फ्री नंबर है। आप किसी भी जगह पे, इस पंजाब के अंदर, उसके बाद अब इवन बाकी प्रोविंसेस के अंदर भी आप किसी भी लोकेशन पे खड़े हो कि 1122 डायल करेंगे तो आपकी जो कॉल है वो करीब तरीन जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप मौजूद होंगे उसके रेस्क्यू 1122 कंट्रोल रूम के साथ कनेक्ट हो जाएगी, और आपको जो भी इमरजेंसी होगी आप उस नुमाइंदे से बात करेंगे, चाहे वो आपको आरटीए के हवाले से, आरटीए से मुराद रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, उसमें अगर आपको हेल्प चाहिए, आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी चाहिए, आपकी तबीयत ख़राब होती है घर में बैठे, आपकी किसी घर के अंदर खुदा न खास्ता आग लग जाती है, आपकी खुदा न खास्ता कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है, कोई इमारत गिर जाती है, कोई घर का स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाता है, कोई बंदा डूब जाता है, ठीक है, इसके अलावा कोई एनिमल किसी जगह पे फंस जाता है, कोई बर्ड फंस जाता है, तो कोई भी इमरजेंसी सूरत हाल हो उसमें आप 1122 डायल करते हैं और हमारी जो सर्विसेज हैं आप लोगों तक, कम्युनिटी तक पहुँच रही होती है। सॉरी, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, मैं थोड़ा एक रिप्लाई कर लूँ मैडम काइंडली। जी जी जैसे रोड एक्सीडेंट में आप जो रेस्क्यू करते हैं, फर्स्ट एड देने के बाद आपने क्या सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की तरफ ही मूव करना होता है या नियर बाई आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी एक्सेस ले सकते हैं?
जी बिल्कुल, इसमें जो मेन हमारा फोकस होता है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, चूँकि हम गवर्नमेंट का इदारा हैं और हमारा जो लाइजन होता है वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साथ होता है। लेकिन अगर कोई ऐसी सूरत हाल बन जाए जिसमें हमें पता लगे कि जो करीब वाला हॉस्पिटल है वो इट्सेल्फ इतना रिलायबल है कि उसके अंदर वो फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, तो फिर वर्स्ट केस सिनारियो हम उसकी तरफ पेशेंट शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारे 95-97% जो पेशेंट्स हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ ही जाते हैं, क्योंकि उनके साथ हमारा लाइजन बना होता है, हमारा राब्ता होता है, वो एक पूरा मैकेनिज़्म डिवाइस होता है कि हमने पेशेंट लेके जाना है और उन्होंने कितने टाइम के अंदर रिसीव करना है। तो इसलिए हम अपने तमाम के तमाम पेशेंट्स जो हैं 97% तक 98% तक वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में शिफ्ट कर रहे होते हैं। बेसिकली हमारा पर्पस होता है लाइफ सेविंग, जी उसमें हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी डेफिनेटली लाइसेंस इशू करते हैं और गवर्नमेंट नहीं करती है। जी जी ऐसे ही है, उसमें बड़ा आपका बड़ा एक्सेस हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी वैसे ही दे सकते हैं। बड़ा वैलिड सवाल है। कोई भी इमरजेंसी सर्विसेज वो किसी भी कंट्री की हों, इमरजेंसी सर्विस का मतलब ही यही है कि वो इट्सेल्फ इतनी एक सेल्फ सफिशेंट हो कि जब वो किसी पेशेंट को रिसीव करे तो कम से कम उस टाइम पीरियड के लिए जब तक वो किसी करीबी मेडिकल फैसिलिटी तक, एडवांस फैसिलिटी तक नहीं पहुंच जाता, उसको केयर प्रोवाइड करने के काबिल हों। तो हमारी एम्बुलेंस जो होती है बेसिकली ये मिनी हॉस्पिटल हम इसको कंसीडर करते हैं। इसके अंदर वो तमाम का तमाम जो इक्विपमेंट है मेडिकल के हवाले से, जो किसी ऐसे केस के अंदर जहाँ पे आपको इमरजेंसी सूरत हाल है, फॉर एग्जांपल आपका पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस हो गया है या खुदा न खास्ता उसकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, उसको कार्डियक अरेस्ट आ गया है, मतलब हार्ट अटैक आ गया है, तो उस दौरान हमारा अमला और हमारी गाड़ियाँ इतनी रिसोर्सफुल होती हैं कि वो उनको मैनेज करके उस टाइम पीरियड के अंदर हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देती हैं। हमारी गाड़ियों के अंदर ऑक्सीजन मौजूद होता है, ठीक है, इसके अलावा एम्बुलेटरी इक्विपमेंट मौजूद होता है, मेडिसिन मौजूद होती हैं, और सबसे बड़ी जो चीज़ जिसका फुकदान होता है वो है तरबियत। तो हमारा अमला जो है वो इतना तरबियत याफ्ता होता है कि जो डॉक्टर्स ने जाके जिस प्रोसेस को इनिशिएट करवाना होता है वो हम जैसे ही पेशेंट को रिसीव करते हैं हम वहीं से उसको इनिशिएट करवा देते हैं। तो चूँकि हमारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं इनके फिर चार्जेस का भी एक मामला है ना, तो अगर हम पेशेंट को वहाँ पे शिफ्ट करेंगे और वो पेशेंट बेचारा उसके पास कुछ नहीं है पैसे, हादसे के दौरान कोई भी बंदा हो सकता है, तो उनके साथ वो जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो टाई अप नहीं हो पाती। हम तो पेशेंट शिफ्ट कर देंगे, वो जो बर्डन है वो अल्टीमेटली उस बंदे के ऊपर आ जाएगा, उस विक्टिम के ऊपर आ जाएगा, जो कि इटसेल्फ ऑलरेडी खुद परेशानी में है। तो इसलिए फिर ये हमारे लिए फिजिबल नहीं होता। हम उसको ऐसी फैसिलिटी में मुंतकिल करते हैं जहाँ पे उसकी वो जो लाइफ है उसको एडवांस तरीके से बचाया जा सके। हाँ, आने वाले दौर में अगर गवर्नमेंट इस पर कोई पॉलिसी डिवाइस कर लेती है, इनके साथ कोई ऐसा टर्म्स एंड कंडीशंस SOPs डिवाइस कर लेती है, तो हमारे लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा उसकी तरफ शिफ्ट करना, ठीक है। तो ये हमारी मेडिकल के हवाले से जो सर्विसेज हैं, इसके हवाले फायर एक बहुत बड़ा चैलेंज है, आपको पता है पूरी दुनिया में। और अब हम हाई राइज बिल्डिंग की तरफ चूँकि जा रहे हैं इसमें पंजाब के अंदर और पूरे पाकिस्तान के अंदर, तो फायर केसेस भी हमें बड़े जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे होते हैं बड़ी तादाद में। तो जो हमारा फायर का एक पूरा एक जो सर्विसेज हैं वो भी इसका इंटीग्रल पार्ट है। इसके अलावा रेस्क्यू की जो सर्विसेज हैं, रेस्क्यू इटसेल्फ एक लार्ज जो है वो एक चीज़ है जिसमें ब्रॉडर स्पेक्ट्रम है आपके पास, तो उसके अंदर वो तमाम की तमाम चीज़ें कवर हो जाती हैं। जैसे मैंने इनिशियली आपको बता दिया कि एनिमल रेस्क्यू से लेके ह्यूमन रेस्क्यू तक तमाम की तमाम इमरजेंसी सिचुएशंस को हम डील करते हैं। उसमें मल्टीपल एग्जांपल्स आप दे सकते हैं कि अब जहाँ पे भी इमरजेंसी सूरत हाल होगी, फ्लड आ गया, ठीक है, आसमानी बिजली गिर गई, बारिशें आ गई, तूफ़ान आ गया, ज़ल्ज़ला आ गया, तो मैन मेड और इटसेल्फ जो अल्लाह ताला की तरफ से, कुदरत की तरफ से हैं, नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, उनको हम कर रहे होते हैं उसमें डील। तो तमाम की तमाम एमरजेंट जो सिचुएशंस हैं उनको हम डील करते हैं। कैसे डील करते हैं आप लोग, क्या करते हैं वहाँ जाके? अगर कोई फ्लड आ जाता है फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फ्लड आ जाता है तो हमारे पास फ्लड रिलेटेड इक्विपमेंट होगा, जिसमें हमारे पास बोट्स होंगी, हमारे पास इंजन्स होंगे, हमारे पास लाइफ जैकेट्स होंगी, हमारे पास स्कूबा सेट्स होंगे। स्कूबा मींस जिसको आप पहन के ऑक्सीजन सिलेंडर को पानी के अंदर डाइव कर सकते हैं। तो तमाम का तमाम इक्विपमेंट हमारे पास मौजूद होता है। उसकी मदद से हम उन इलाकों में रिस्पॉन्ड करते हैं जिसमें बोट एक मेन काम रोल प्ले करती है। तो आप इमेजिन करें कि कोई ऐसा एरिया है बैकवर्ड जहाँ पे रिवर है या वहाँ पे पानी आ गया है, कोई कैनाल टूट गई है और लोगों के पास बोट ही नहीं है, तो हम उन बोट्स की मदद से वहाँ पे लोगों को जो है वो वहाँ से जो सिचुएशन है उससे लेके सेफ जगहों पे मुंतकिल कर रहे होते हैं। तो फ्लड में बोट्स चलती कैसे हैं? जी 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 मुंतकिल कैसे करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से बड़ा वैलिड सवाल है।
आप उन एरियाज़ में से रिस्पॉन्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल आप इमेजिन करें कि खुदा ना खास्ता ये पूरा मुल्तान जो है वो इसको पानी ने घेर लिया है, तो जो सेफ़ लोकेशंस होगी, जो हाइटेड लोकेशंस होगी, वहाँ से हम अपनी बोट्स उसमें उतारेंगे और फिर इटसेल्फ जो है वो बोट एक व्हीकल की शक्ल इख्तियार कर जाती है। जब उसको एनफ पानी मिल जाता है तो फिर आप उसकी मदद से कहीं भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। लेकिन एंट्री पॉइंट के लिए कम अज़ कम आपको कोई ऐसा पॉइंट चाहिए होता है, वो फिर हम डिसाइड करते हैं मौके के ऊपर हमें एंट्री कहाँ से करनी है और एग्ज़िट कहाँ से करना है। ठीक है, आप लोग कोई ट्रेनिंग भी देते हैं लोगों को कि एमरजेंसी में खुद क्या कर सकते हैं? एग्जैक्टली, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। बल्कि इस लोगों के इस पर्पज़ के लिए आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा, मैनेजमेंट से भी, टीचर से भी, कि आप हमारे सेशंस अरेंज करवाएं। हमारे पास मल्टीपल कोर्सेज़ हैं, फर्स्ट एड से लेके एडवांस कोर्सेज़ तक हम स्टूडेंट्स को बहुत सारे कोर्सेज़ करवाते हैं, जिसमें बेसिक लाइफ सपोर्ट BLS प्रोग्राम हमारे पास है। इसके अलावा हमारे पास कैडरे है, रेस्क्यू स्काउट्स कॉर्प कोर्स हमने डिज़ाइन किया हुआ है, जिसका मकसद ही होली सोली ये है कि स्टूडेंट्स को, यंग एज टीन एजर्स को जो है वो इतना सेल्फ सफिशेंट कर दिया जाए कि कोई भी ऐसी सूरत हाल हो तो उसमें वो इटसेल्फ अपनी मदद आपके तहत उसको मैनेज कर पाएँ। फ़र्स्ट एड का जो कल्चर है उसको हम डेवलप कर पाएँ। तो फ़र्स्ट एड कम अज़ कम हम तमाम शहरियों को जो है वो आनी चाहिए, और हमारा ये गोल भी है, इसको हम टाइम टू टाइम अचीव कर रहे हैं। इस टाइम अगर मैं बात करूँ तो पंजाब पूरे के अंदर और इवन मुल्तान के अंदर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, थाउजेंड्स ऑफ टीन एजर्स और लोकल कम्युनिटी के लोग हम उनको तरबियत दे रहे होते हैं, ट्रेन कर रहे होते हैं। ये कम्युनिटी हॉल है बेसिकली, इसको हमने नाम ही कम्युनिटी हॉल का दिया हुआ है। जितनी भी ट्रेनिंग्स होती हैं हमारी कोशिश होती है कि अगर इस एरिया में है तो इस कम्युनिटी हॉल के अंदर, और यहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग ट्रेन होकर हमसे जा चुके हैं इसी डिपार्टमेंट में, इसी स्टेशन के ऊपर, इसी कम्युनिटी हॉल के अंदर। और इसके साथ साथ हमारी टीम्स जो है वो स्कूल कॉलेजेस में भी मूव करती हैं, जहाँ पे उनको मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करके टाइम लिया जाता है और अब उनको वो तरबियती कोर्स करवा रहे होते हैं, जिसमें कम अज़ कम वो सेल्फ सफिशेंट हो जाएँ, किसी भी फर्स्ट एड के हवाले से उसको वो मैनेज करने के काबिल हो जाएँ। ठीक है, तो आपसे भी दरख्वास्त है कि आप भी इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। आपने जैसे बताया कि आप स्टूडेंट्स को भी अवेयरनेस देते हैं, तो स्टूडेंट्स की अवेयरनेस तो खैर मिल जाती है। अगर हाउस 5 के लेवल पर आपने कोई अवेयरनेस प्रोग्राम किया, जैसे अगर मैं अपनी मदद की बात करूँ तो वो एक नीचे लेवल पे, तो आपने कोई अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट किया उस हवाले? बिल्कुल ऐसा ही है। जो हमारे प्रोग्राम्स हैं वो बेसिकली सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, क्योंकि आप सामने बैठे हैं तो मैं इस चीज़ को आपकी तरफ बोल्ड कर रहा हूँ। बेसिकली जो वो प्रोग्राम्स हैं वो किसी भी ले मैन के लिए डिसाइड किए गए हैं, डिवाइस किए गए हैं, डिज़ाइन किए गए हैं। उसमें तमाम के तमाम कम्युनिटी मेंबर्स, अब जो घर में ख़वातीन की आप बात कर रहे हैं, तो घर में जो ख़वातीन को ट्रेनिंग देने वाला मकसद है, उसके लिए हम अपनी जो यूनियन कौंसल्स हैं उसके अंदर जाके टीम्स को तरबियत देते हैं और उनकी आगे ज़िम्मेदारी लगाते हैं वॉलंटियर उनके तौर पे कि वो अपने अपने घरों में जाके, अपने अपने मोहल्लों में जाके उस तरबियत को मज़ीद फैलाएं। अब जब ये चेन बन जाएगा, मुकम्मल एक कल्चर डेवलप हो जाएगा, हम उसको अटेन करने के काबिल हो जाएंगे, तो हमारा जो भी मेन गोल चल रहा है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, वो स्लोगन है फर्स्ट एडर इन एवरी होम। ठीक है, फर्स्ट एडर इन एवरी होम के नाम से हम एक कैंपेन कंटिन्यू किए हुए हैं। उसका पर्पज़ ये है कि कम अज़ कम एक घर के अंदर एक फ़र्स्ट एडर ज़रूर होना चाहिए, ताकि कोई भी ऐसी सूरत हाल बने, जब एक होगा तो ज़ाहिर है वो बाकियों के साथ शेयर करेगा, फैमिली मेम्बर्स के साथ, वो तरबियत जो है वो एक चेन रिएक्शन बन जाएगा। तो हमारा मेन गोल जो है वो कम अज़ कम एक फ़र्स्ट एडर का है। इसको मज़ीद टाइम टू टाइम जब हम इसको एक्सपेंड करते जाएंगे तो लोगों तक हमारे ये कोर्सेज़ भी पहुँचते जाएंगे और लोग जो है इसमें बड़ा पॉजिटिव ऑलरेडी रिस्पॉन्स दे रहे हैं और मज़ीद इसमें बेहतरी लाई जा सकेगी। सर अगर गैस सिलेंडर में आग लग जाती है तो उसको कैसे कवर करें? और सर अगर गैस सिलेंडर में आग लगने के बाद वो कितने मिनट्स बाद ब्लास्ट होगा? जी, गैस सिलेंडर की जो आग है बेटा, वो एक इटसेल्फ एक बड़ी इमरजेंसी है। उसको हम स्टार्ट में अगर टेकअप कर लेते हैं और जो मैं चीज़ें आपको बताऊंगा उनकी मदद से, तो हम उसको बड़े बेहतर तरीके से कवर अप कर लेंगे। गैस सिलेंडर के बारे में सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये होती है कि गैस सिलेंडर ब्लास्ट कर गया है। ठीक है, जब भी आप न्यूज़ के ऊपर ख़बर चलती देखेंगे तो लोग आपको बताएंगे कि फ़लाँ जगह पे गैस सिलेंडर फटा और उसके नतीजे में इतने लोगों की अमवात हो गई, खुदा न खास्ता ये इतने लोग उससे इंजर्ड हो गए। बेसिकली गैस सिलेंडर को फटने के लिए ख़ास टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। वो टेम्परेचर जो है वो है 538 डिग्री सेल्सियस। वहाँ पे जाके वो ब्लास्ट होगा, उससे पहले वो ब्लास्ट नहीं होगा। अगर वो इतना मजबूत बनाया गया है, उसका स्ट्रक्चर मजबूत है, अगेन इट वेरीज़ कि वो स्ट्रक्चर उसका कितना मजबूत है, लेकिन जो एक इंटरनेशनल गाइडलाइन है वो ये कहती है कि 538 के ऊपर जाके उसके ऊपर एक फिनोमेना होता है जिसको हम ब्लेवे कहते हैं, बॉइलिंग लिक्विड वेपर एक्सपेंडिंग एक्सप्लोजन। ठीक है, तो वो 538 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाके अचीव होगा। उससे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या रेमेडी करनी चाहिए? हमें सबसे पहले
जब वो उसमें से आग भड़केगी, जब उसको शोला मिलेगा तो उसका जो मेन वाल्व है उससे लीकेज स्टार्ट हो जाएगी। जब उससे लीकेज स्टार्ट होगी तो चूंकि वो एक प्रेशराइज्ड वेसल है, उससे जब गैस निकलेगी तो वो शोला निकलेगा। अगर हम उसको उसी पिन पॉइंट के ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं तो इटसेल्फ कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं है। उसके लिए आप क्या करेंगे, डायरेक्टली सबसे पहले तो उसके लिंक में नहीं आएंगे, ठीक है। हाँ, अगर आपके पास कोई ब्लैंकेट है, कोई मोटा कपड़ा है, उसको आप गीला करेंगे और गीला करने के बाद उसके ऊपर अगर आप फैला देते हैं उस तरतीब के साथ जिससे वो ऑक्सीजन और उसका जो चेन रिएक्शन है फायर का, आप उसको कट कर पाएँ तो वो सिलेंडर की आग ख़त्म हो जाएगी। उसमें से गैस लीकेज का अमल कंटिन्यू रहेगा। अगर उसको मज़ीद स्पार्क नहीं मिलता तो आप उस एमरजेंसी से बेहतर तरीके उसके साथ डील कर सकते हैं।